तो आज हम लोग शुरू करेंगे वेक्टर्स, वेक्टर एनालिसिस। ये भौतिक विज्ञान में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये बहुत ही एक अच्छा रोल प्ले करता है जो मैथमेटिक्स को वेक्टर से जोड़ता, भौतिक विज्ञान से जोड़ता है। कह सकते हो कि ये एक ब्रिज कोर्स का काम करता है। इसलिए क्योंकि वेक्टर के बिना बहुत सारी चीज़ें हैं जो अधूरी रह जाती हैं भौतिक विज्ञान में। जैसे मैकेनिक्स में, मतलब यांत्रिकी में, ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं जिनमें वेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होता है। उसके बाद हम लोग जब सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं जिसमें पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, तो वहाँ पर वेक्टर के बिना तो ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं हो पाती हैं। उसके बाद में मैं जब अल्टरनेटिंग करंट पढ़ाता हूँ तो अल्टरनेटिंग करंट में भी मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में जब हम लोग फेजर पढ़ते हैं तो वहाँ पर मैं वेक्टर वाले तरीके से बताता हूँ। इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है, बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है खासकर फिजिक्स के अंडरस्टैंडिंग में। ठीक है, तो इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है ये। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए वेक्टर एनालिसिस। सबसे पहली चीज़ देखिए कि वेक्टर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, हाँ, सबसे पहले हम लोग अगर बात करें वेक्टर्स के बारे में, तो वेक्टर्स जो होते हैं ये वे फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। ये वे फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम इनके डेफिनीशन को समझें तो कुछ इस तरीके से कि वेक्टर्स जो होते हैं ये डायरेक्टली ऐड नहीं किए जा सकते, इनको जोड़ने के कुछ तरीके होते हैं। ठीक है, इनको घटाने के भी कुछ तरीके होते हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ को, तो और साथ में इनके मल्टीप्लिकेशन के भी कुछ तरीके होते हैं। तो हम लोग ये सारी चीज़ें अब सीखेंगे वेक्टर के चैप्टर में। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटीज़, जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। मैं आप लोगों को बेसिक एग्जांपल्स के बारे में बता रहा हूँ ये। जैसे तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। और उसके बाद में जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी, वेग बोलते हैं इसे हिंदी में। ठीक है ना, जैसे आपका लीनियर मोमेंटम हो गया, तो फोर्स हो गया, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, फोर्स हो गया, फोर्स हिंदी में हम लोग बोलते हैं बल। ठीक है, और लीनियर मोमेंटम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं रेखीय संवेग। ठीक, हाँ, तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं, मतलब ये तो कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिए हैं। तो इतनी सारी चीज़ें जो होती हैं इनको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सबसे पहली चीज़ तो वो देखते हैं। तो देखिएगा, हम लोग जब वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं पहले तो वो समझेंगे। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, मतलब इसका प्रदर्शन कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। मेरे साथ साथ आप लोग नोट करते रहिएगा, आप लोगों को आसानी होगी नोट करने में। ठीक है, चलिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर मतलब कहने का कि वेक्टर का निरूपण कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, तो होता क्या है, पहली चीज़ तो एक बात सुनिएगा। मैं एक सिंपल सी आप लोगों को बात एक बताऊंगा, वो ये है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक खूंटी है, ये ज़मीन पर एक खूंटी गड़ी हुई है। खूंटी मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे गांव में देखा होगा कि ये खूंटी होती है लकड़ी की, उससे दो तीन जानवर बांध दिए जाते हैं जनरली। तो मान लेते हैं कि ये खूंटी है और इससे एक रस्सी बंधी हुई है, और इस रस्सी से ऐसे ऐसे करके एक भैंस बंधी हुई है इस तरीके से। ठीक है ना, हाँ, तो इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके एक भैंस बंधी हुई है। इसी से एक भैंस इस तरफ भी बंधी हुई है ऐसे करके। ठीक है ना, अच्छा, ऐसे ऐसे करके। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग देखें इस तरीके से ऐसे 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 करके, तो क्या है कि मान लेते हैं कि ये वाली भैंस इधर इस खूंटी पर इस तरफ 100 न्यूटन का फोर्स लगा करके खींच रही है, मान लेते हैं 100 न्यूटन का। और मान लेते हैं कि ये यहाँ पर 80 न्यूटन का फोर्स लगा करके इस तरफ खींच रही है। तो जो नेट जो वेक्टर तुम्हारा आएगा वो तुम्हारा कुछ इस दिशा में आएगा, मगर वो कितना आएगा ये हम लोग आगे सीखेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर हम सिंपली बात करें कि अगर ये जो रस्सियां हैं, ये जिनसे ये जो है ये बंधी हुई हैं, ये गाय या भैंस जो भी,
मान लेते हैं कि अगर ये रबर की बनी हुई है, रबर की सनररी, तो ये जितना ज़्यादा खींचेंगी, जितना फोर्स लगाएंगी, ये उतनी ही लंबी होती चली जाएंगी। तो बिल्कुल वैसे ही होता है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। किसी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, उसके एरो की लंबाई उतनी ज़्यादा होगी। वेक्टर को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो सिंपली हम लोग इस तरीके से बोल देते हैं, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो तुम्हारा एक एरो से होता है, इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है। इसकी जो लंबाई होती है वो तुम्हारी कहलाती है मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। हाँ, इसकी जो लंबाई होती है वो कहलाती है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, ठीक। और ये जो और ये जो होता है ना, ये कहलाता है डायरेक्शन। इसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन, ठीक है ना। हाँ, इसे बोलते हैं डायरेक्शन, मतलब एरो। तो जिस तरफ ये एरो पॉइंट आउट होगा, हम लोग उसी को बोलते हैं डायरेक्शन, ठीक है ना। हाँ, चलिए तो आगे की ओर हम लोग चलते हैं। क्लियर हो गई चीज़। तो दिस इज नोन एज द वेक्टर। अब सपोज दैट, मान लेते हैं कि अगर हम ऐसे करके कह दें आपसे कि कोई एक गाय है, वो फोर्स लगा रही है, कोई एक गाय किसी खूंटे पर नॉर्थ डायरेक्शन में उसे 100 न्यूटन से खींच रही है, तो उसको एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, 100 न्यूटन की उसकी लेंथ बता देंगे, और हाँ, उसकी डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन में दिखा देंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हम लोग इसका करते हैं। अब सिंपली ये तो हो गए वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं वो हम लोग समझते हैं ज़रा, कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। हाँ, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स मतलब सदिशों के प्रकार। तो पहली चीज़ तो एक तुम्हारा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं, सबसे पहली चीज़ तो एक तुम्हारा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। हाँ, जिसे हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर का क्या काम होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है 1 यूनिट, ठीक है ना। हाँ, इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है। इट्स यूनिट इज इट्स यूनिट इज 1 यूनिट, 1 यूनिट, its magnitude is 1 unit, sorry, its magnitude is 1 यूनिट, ठीक है ना। हाँ, इट्स मैग्नीट्यूड इज 1 यूनिट, ठीक है ना। हाँ, इसका मैग्नीट्यूड तुम्हारा 1 यूनिट होता है, ऐसे करके, ठीक है, याद रखिएगा। तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है इसको एक इंग्लिश का लेटर और उसके ऊपर टोपी पहना दी जाती है, रिप्रेजेंटेड एज, जनरली हम लोग इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एन कैप, ठीक है ना। हम इस तरीके से कैप लगा देते हैं, ठीक है ना। ये इसके पास में सिर्फ डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड ओनली 1 यूनिट होता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये खास बात होती है। अगर हम इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवा दें, तो उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये एक यूनिट वेक्टर होता है, उसी डायरेक्शन का एक नया वेक्टर बन के तैयार हो जाता है। जैसे, तो हम लोग लिखते हैं यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शंस। तो देखिएगा, जनरली हम लोग इस तरीके से ये चीज़ें जानते हैं कि ऐसे मान लेते हैं ये तुम्हारा वाई डायरेक्शन हो गई, ऐसे करके, है ना। हाँ, ऐसे करके ये तुम्हारा वाई डायरेक्शन हो गई, ठीक है। और ये तुम्हारी एक्स डायरेक्शन हो गई, ऐसे करके, ठीक है। हाँ, ये तुम्हारी एक्स डायरेक्शन हो गई, और सपोज दैट, ठीक है। हाँ, और ये तुम्हारी हो गई जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हम लोग इसको कहेंगे एक्स डायरेक्शन, ये हो गई तुम्हारी वाई डायरेक्शन, और ये हो गई तुम्हारी जेड डायरेक्शन, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अगर हम बात करें एक्स वाई और जेड डायरेक्शंस में यूनिट वेक्टर्स की, ठीक है, तो इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। जैसे एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर की जब हम लोग बात करते हैं, तो ये तुम्हारा एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बनता है कुछ इस तरीके से, ऐसे करके, ठीक है। हाँ, सो दिस इज द यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से,
ठीक है। हाँ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग आई कैप से, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, जे डायरेक्शन में कैसे होगा? जे डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे करके। ठीक है ना। हाँ, तो जे डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे करके, और इसको हम लोग ऐसे करके लिखते हैं। सो दिस इज जे कैप। सो जे कैप इज नथिंग बट द यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन। मतलब कहने का कि वाई डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता हो। और मान लेते हैं कि ये जो है ना, ये तुम्हारा के डायरेक्शन में है, के मतलब जेड डायरेक्शन में है। ठीक है ना। हाँ, तो इसको हम लोग बोल देते हैं के कैप। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं के कैप, इस तरीके से। ठीक है। हाँ, इसको हम लोग बोल देते हैं के कैप। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया के कैप, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है। हाँ, एक्स वाई और जेड, तो ये तुम्हारे 3 डायरेक्शंस में होते हैं, ऐसे करके। तो ये तो हमको चलो पता चल गया कि ये भाई तुम्हारे, सो दीज आर द एक्स वाई एंड जेड। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ आई कैप। तो आई कैप ये क्या है? सो दिस इज द यूनिट वेक्टर इन, यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है ना। अच्छा, और जे कैप ध्यान से देखिएगा। जे कैप, जे कैप, सो दिस इज द यूनिट वेक्टर इन, यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन। ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं के। तो के क्या होता है? देखिएगा, के एक यूनिट वेक्टर है, वो है तुम्हारा यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है ना। हाँ, यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन। तो इस तरीके से हमारे पास में हर एक डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आ जाता है। ठीक है ना। तो हर एक डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर आ जाता है। हमसे कहा जाए कि हम किसी एक डायरेक्शन में एक वेक्टर बना करके दिखाएं, सपोज दैट हमसे कहा जाए कि किसी एक डायरेक्शन में हम एक वेक्टर बना करके दिखाएं, ऐसे करके। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, हाँ 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 हाँ, ऐसे ऐसे करके चलिए। मान लीजिए कि हमसे अगर ये कहा जाए कि आपको एक वेक्टर बना करके दिखाना है। ठीक है, हमसे अगर ये कहा जाए आपको एक वेक्टर बना करके दिखाना है, कि वो भी किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम लोग ऐसे करके बना करके दिखाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, अगर हमसे कहा जाए इस तरीके से, फॉर एग्जांपल, हाँ, तो एग्जांपल में देखिएगा, एग्जांपल में मान लेते हैं कि एक ऐसा वेक्टर जो एक्स डायरेक्शन में हो, उसका मैग्नीट्यूड 5 हो। ठीक है ना। तो वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड, having magnitude equal to 5 but in x direction, बट इन एक्स डायरेक्शन, एक एक ऐसा वेक्टर जो इस दिशा में हो, जिसका मैग्नीट्यूड इतना हो। तो हम लोग लिखेंगे क्या? मान लेते हैं कि इसका वेक्टर ए है, और हम लोग लिखेंगे कितना, 5, और साथ में मल्टीप्लाई करवा देंगे किसका, आई कैप का। ठीक है ना, साथ में हम लोग आई कैप का मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ऐसे ही अगर हम लोग ये हमसे कह दिया जाए, सपोज दैट अगर हमसे ये कह दिया जाए कि कोई ऐसा वेक्टर, ठीक है ना, हाँ, कोई ऐसा वेक्टर जो, जिसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं कि 6 यूनिट्स है। ठीक है, और मान लेते हैं कि वाई डायरेक्शन में है। ठीक है ना। हाँ, तो वाई डायरेक्शन में है, तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि वेक्टर बी मान लेते हैं अगर हम लोग, तो वेक्टर बी अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पर वेक्टर बी, तो हम लोग लिखेंगे 6 जे कैप, कुछ इस तरीके से। ठीक है ना। तो ऐसे करके हम लोग इसको लिखते हैं। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना। हम्म
चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो ये हो जाता है तुम्हारा कुछ इस तरीके से वेक्टर्स को बनाने का तरीका। ठीक है, चलिए मैं इसको, ओहो, मैं थोड़ी सी जगह बना देता हूँ। चलिए ठीक है, जगह तो वैसे भी काफ़ी बनी हुई है। आई होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है। तो जब हम लोग बात करते हैं वेक्टर्स को बनाने की, तो इसी तरीके से वेक्टर्स बनते हैं। अब मान लेते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि वेक्टर्स को कुछ और तरीके से बनाने की बात कर दी जाती है। तो कुछ और तरीके मतलब कुछ और वेक्टर्स जो मिक्स हो सकते हैं, तो मिक्स वेक्टर्स भी हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, मिक्स मिक्स वेक्टर्स। तो आई होप सो कि ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे की दिशा में। ठीक है, चलिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल अब हम लोग आ जाते हैं, एक तो तुम्हारा हो गया यूनिट वेक्टर। अब हम लोग आ जाते हैं नल वेक्टर, जिसे हम लोग बोलते हैं जीरो वेक्टर। ठीक है ना। तो दूसरा है तुम्हारा नल वेक्टर। नल वेक्टर का मतलब हो जाता है इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो तुम्हारा जीरो होता है। इट्स मैग्नीट्यूड इज जीरो। ठीक है ना, इट्स मैग्नीट्यूड इज जीरो। इट्स मैग्नीट्यूड इज जीरो। इट्स मैग्नीट्यूड इज जीरो। इसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। ठीक है ना। और ये कब बनता है, ये तब बनता है जैसे कि मान लीजिए कि दो भैंसें या दो गायें जो थीं वो एक खूंटी पर रस्सी से जो बंधी हुई थी, वो अपोजिट डायरेक्शंस में खींच रही थी एक दूसरे को इक्वल फोर्सेस से। तो जो वहाँ पर जो फोर्स था नेट, वो जीरो हो गया। तो नेट तुम्हारा वहाँ पर फोर्स जीरो हो जाता है। ठीक है, चलिए। अब तुम्हारा जो अगला जो है वो है, मान लीजिए सपोज दैट, जैसे पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, हाँ पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, देखिए इनको बोलते हैं समांतर सदिश, हिंदी में कहते हैं समांतर सदिश। ये जो वेक्टर्स होते हैं ये कुछ इस तरीके से होते हैं, ऐसे करके। जैसे एक वेक्टर तुम्हारा यहाँ पर ऐसे करके है, एक वेक्टर तुम्हारा यहाँ पर ऐसे करके है। ठीक है ना, हाँ ये तुम्हारे पैरेलल वेक्टर्स हैं। ठीक है, इनकी जरूरी नहीं कि इनकी डायरेक्शंस, मतलब इनकी जरूरी नहीं कि इनके मैग्नीट्यूड सेम हो, बट द डायरेक्शन ऑफ दीज विल बी पैरेलल। ठीक है ना। और कुछ होते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, एंटी पैरेलल का मतलब ये हो गया कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, हाँ ये कुछ इस तरीके से ऐसे करके। ठीक है ना, हाँ एंटी पैरेलल। ठीक है, तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, चलिए इनको हम लोग बोलते हैं एंटी पैरेलल का मतलब असमांतर सदिश या विपरीत सदिश। ठीक है ना, विपरीत सदिश। तो इस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा एक वेक्टर तुम्हारा ऐसे करके है, तो तुम्हारा दूसरा वेक्टर ऐसे करके है। ठीक है, ये तुम्हारे एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो जाते हैं। जैसे हमने अभी बोला कि दो भैंसें एक दूसरे से अपोजिट इस तरफ फोर्सेस लगा रही हैं, सो दे विल बी एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद में तुम्हारा चौथा जो पॉइंट आ जाता है, ये वाला जो पॉइंट है एंटी पैरेलल, ये इसी में आ जाता है तीसरे वाले पॉइंट में। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं तुम्हारे इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं वो समझ लीजिएगा, ये सबसे बड़ी चीज़ है। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स वो होते हैं जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होते हैं। ठीक है ना, दोज वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर इक्वल। ठीक है ना, those vectors whose magnitude and direction, magnitude and direction, those vectors whose magnitude and direction are same। ठीक, वे
सदिश जिनकी डायरेक्शंस और जिनके मैग्नीट्यूड सभी एक दूसरे के बराबर होते हैं, मतलब बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, मान लेते हैं अगर हम आपको कोई एग्जांपल देना चाहें, ठीक है, तो गिवन मान लीजिए सपोज दैट वेक्टर ई दिस इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल टू 3i कैप, ठीक है, एंड वेक्टर बी ऑल्सो इक्वल्स टू 3i, ये it means vector a and vector b, these are the equal vectors. Okay, equal vectors doesn't mean only magnitude equal, no, उनमें डायरेक्शंस भी इक्वल होनी चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, तो हम लोग लिखेंगे हियर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल वेक्टर्स। ठीक, तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दीज आर द इक्वल वेक्टर्स, दीज आर द इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। हाँ, तो ये तुम्हारे इक्वल वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, ऐसे करके ये तुम्हारे इक्वल वेक्टर्स होते हैं। ठीक, चलिए तो नोट कर लीजिए ऐसे करके, ये तुम्हारे इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, वो वेक्टर्स इक्वल नहीं होते हैं जिनके डायरेक्शन और जिनके मैग्नीट्यूड अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आई होप सो कि ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। नाउ वी विल लर्न हाउ टू ऐड द वेक्टर्स, ठीक है ना। नाउ वी विल लर्न हाउ टू ऐड दीज वेक्टर्स। सो आप लोगों को ये चीज़ दिखाई दे रही होगी साफ साफ, मैंने बड़े बड़े लेटर्स में इसे लिख दिया है, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। वेक्टर मैथमेटिक्स, वेक्टर मैथमेटिक्स। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा। जब हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग बात करते हैं यूनिट वेक्टर्स की, ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं यूनिट वेक्टर्स की, तो यूनिट वेक्टर्स में एक चीज़ और होती है बताने वाली, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, समझिएगा कि यूनिट वेक्टर्स में इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है। देखिएगा, यूनिट वेक्टर जो होता है उसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, जैसे अगर कोई एक वेक्टर दिया गया है, ठीक है, गिवन अ वेक्टर, अगर कोई एक वेक्टर दिया गया है, मान लीजिए कि कोई वेक्टर अगर इस तरीके से दिया गया है ए, ठीक है ना, ए, तो इसकी डायरेक्शन में, इसी वेक्टर की डायरेक्शन में हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, in the direction of vector A, and this will be equal to what, a कैप, ठीक, तो a कैप, और ये तुम्हारा कैसे हो जाएगा, हाँ, ये तुम्हारा कैसे हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हम लोग लिखेंगे वेक्टर a मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, ठीक, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ऐसे करके हम लोग इसको लिखते हैं। आगे हम लोग इसको सीखेंगे कि कैसे इसका क्या मतलब होता है। चलिए देख लेते हैं जरा हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। तो देखिएगा, कंपोनेंट्स का मतलब होता है वियोजन या रिजोल्यूशन ऑफ, ऐसे लिख देता हूँ, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। किसी वेक्टर का रिजोल्यूशन मतलब वियोजन हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में वियोजन। जब हम दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में किसी चीज़ को हम लोग विभाजित कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तब हम लोग इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। जैसे कि वेक्टर जो होता है वो तुम्हारा एक से ज़्यादा दिशाओं में भी हो सकता है। कैसे हो सकता है एक से ज़्यादा दो दिशाओं में, मतलब कोई डायरेक्ट ज़रूरी नहीं है कि कोई गाड़ी सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही चले, हो सकता है कि वो एक्स और वाई दोनों में एक साथ चले, ठीक है। इसीलिए हम लोग उसे ऐसे करके लिखते हैं,
ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, आई होप सो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ऐसे करके ये हो गया तुम्हारा, ऐसे करके। हाँ, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, चलिए, तो अब देखिएगा, मान लेते हैं ये एक्स डायरेक्शन है, ये तुम्हारी वाई है, और मान लेते हैं ये तुम्हारा वेक्टर है कुछ इस तरीके से। तो ये तुम्हारा वेक्टर है कुछ इस तरीके से, ऐसे करके। ठीक है, और सपोज दैट ये तुम्हारा है एक्स डायरेक्शन और ये है तुम्हारा वाई डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ ये मान लेते हैं थीटा है, ये ए वेक्टर जो है वो एक्स डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें ऐसे करके, ठीक है, यूं इस तरीके से, तो आप ज़रा एक चीज़ सोचिएगा कि अगर हम तुमसे ऐसे करके ये कहें, अगर हम तुमसे ऐसे करके ये कहें कि ये जो तुम्हारा वेक्टर है ऐसे करके, ठीक है ना, हाँ, ये जो तुम्हारा वेक्टर है ऐसे करके, यूं करके, ऐसे करके, ठीक है ना, हाँ, इस इसकी जो कंपोनेंट होगा, इसका जो ये वाला हॉरिजॉन्टल, इसकी परछाई, इस वेक्टर की परछाई, ठीक है, तो इसकी जो लंबाई निकलेगी, मान लेते हैं जैसे इसकी लंबाई वेक्टर की कितनी है, हम लोग इस वाले की लंबाई अगर निकालें, इसका मैग्नीट्यूड निकालें, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो आ जाएगा सिर्फ ए, और इसकी जो लंबाई आ जाएगी वो आ जाएगी ए कॉस थीटा। ठीक है ना, हाँ, इसकी जो लंबाई आ जाएगी वो आ जाएगी ए कॉस थीटा। ठीक है ना, हाँ, ए कॉस थीटा। चलिए, तो ये हो गया तुम्हारा ए कॉस थीटा। अब मेरी बात समझिएगा, जैसे कि ये हो गया तुम्हारा ऐसे करके, ठीक है, हाँ, ऐसे करके, ठीक है, हाँ, इस तरीके से ऐसे करके, यूं करके, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप जरा ध्यान से देखेंगे ऐसे करके, तो ये वाला जो हिस्सा होगा इसका, ये वाला हिस्सा, ठीक है, जो वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा, वाई डायरेक्शन में का कंपोनेंट, इस कंपोनेंट को हम लोग जे वाला कंपोनेंट कहते हैं, और ये तुम्हारा कुछ इतना हो जाता है ऐसे करके। ठीक है, हाँ, तो ये कुछ कंपोनेंट ऐसे हो जाता है यूं करके। तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, ए साइन थीटा, यहाँ पर हम लोग इसे बोलते हैं ए साइन थीटा। ठीक है ना, तो इस वेक्टर की जो लंबाई हो जाती है, इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाता है वो हो जाता है ए साइन थीटा। मान लेते हैं कि ये वाला जो वेक्टर है वर्टिकल डायरेक्शन में, इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं ए वाई, और इसको ऐसे करके करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पर ए एक्स, ठीक है ना, इसको हम लोग लिखते हैं ए एक्स, इस तरीके से ऐसे करके। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ये ए एक्स ऐसे करके। आई होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कुछ इस तरीके से, ए वेक्टर ए, ठीक है ना, हाँ, तो वेक्टर ए, तो ये वेक्टर ए, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं दिस विल बी इक्वल टू ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई, ये एक्चुअल में दोनों का सम होता है। इस तरीके से वेक्टर के फॉर्म में इसको ऐसे ही लिखा जाता है। अगर हम लोग नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं, नॉर्मल मैथमेटिक्स वाले फॉर्म में लिखते हैं ए स्क्वायर बराबर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, बट नो, ये वेक्टर फॉर्म है, इसमें डायरेक्शंस कुछ इसी तरीके से ऐड होती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये हो गया, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं वेक्टर ए एंड दिस विल बी इक्वल टू वेक्टर ए एक्स। तो ए एक्स जो होगा वो वेक्टर कितना होगा, एक्स की डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन एक्स, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा इंटू आई कैप प्लस, और ए वाई तुम्हारा कितना लिखाएगा, ए साइन थीटा इंटू जे कैप, ए साइन थीटा इंटू जे कैप। ठीक है ना, हाँ, ए साइन थीटा इंटू जे कैप। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना, हाँ, तो दिस इज दिस इज द वेक्टर ए, ये तुम्हारा वेक्टर ए हो गया। ठीक है ना, हाँ, इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये वाला जो कंपोनेंट होता है ए एक्स, इसको बोलते हैं एक्स कंपोनेंट, और ये वाला जो कंपोनेंट है इसे बोलते हैं वाई कंपोनेंट। ठीक है, इस तरीके से इसका रिजोल्यूशन कर लिया जाता है। और हाँ, जब आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आप लिखोगे ना, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो इस तरीके से इसका लिखा जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो इसको ऐसे करके लिखा जाता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, इस तरीके से।
तो जब हम लोग लिखते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तो इसमें होता है कंपोनेंट ए एक्स का होल स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड, प्लस ए वाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ, ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, क्लियर हुई चीज़। तो ऐसे करके हम लोग इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं, नोट कर लीजिए इसे। किसी को कहीं पर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, सारी चीज़ें हमने एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दी हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट यहाँ पर, ऐसे करके हम लोग इसको मैग्नीट्यूड इसका कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद में हम लोग आगे की तरफ चलेंगे तो सीखेंगे वहाँ पर कि किस तरीके से हम लोग वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करते हैं या एडिशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो वेक्टर की मैथमेटिक्स शुरू करेंगे उसमें हम लोग इसका शुरू करेंगे हम लोग क्या, तुम्हारा वो एडिशन, और उसके बाद में सब्ट्रैक्शन शुरू करेंगे। चलिए, तो आई होप सो कि ये चीज़ सभी लोगों को क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया, नोट हो गया। देखिए, मैग्नीट्यूड को हिंदी में कहते हैं परिमाण, आप घबराइएगा नहीं। मैग्नीट्यूड को हिंदी में परिमाण बोलते हैं और डायरेक्शन को हिंदी में दिशा बोलते हैं, ठीक है। हाँ, चलिए, तो आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। अब देखिएगा वेक्टर मैथमेटिक्स। वेक्टर मैथमेटिक्स, ठीक है। हाँ, वेक्टर मैथमेटिक्स। तो वेक्टर मैथमेटिक्स, अब आप सोचिएगा कि वेक्टर मैथमेटिक्स जो है वो तुम्हारी किस तरीके से है। वेक्टर मैथमेटिक्स, हम लोग अगर बात करें वेक्टर मैथमेटिक्स की, तो इसमें हम लोग सीखेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, और साथ में वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। देखिए, एक कायदे में देखा जाए तो ये जो तुम्हारा वेक्टर सब्ट्रैक्शन है ना, वो एक तरीके का वेक्टर एडिशन ही है, मगर कैसे, ये चीज़ हम आपको अभी बता देंगे, ठीक है। तो आपको खुद ही एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, वो भी एक तरीके का वेक्टर सब एडिशन ही होता है, ठीक है। तो कैसे हम लोग इसे करते हैं समझिएगा। सबसे पहली चीज़ कि जो वेक्टर एडिशन होता है वो तुम्हारा दो प्रकार से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, ठीक है। हाँ, तो वेक्टर का एडिशन हम लोग कैसे करेंगे, अब हम लोग वो देखते हैं। देखिएगा, जनरली कोई एक वेक्टर दिया गया है, सपोज दैट कोई एक वेक्टर इस तरीके से ऐसे करके दिया गया है ना। हाँ, कोई एक वेक्टर इस तरीके से ऐसे, अरे हाँ, कोई एक वेक्टर इस तरीके से दिया गया है, मान लेते हैं ये कोई वेक्टर दिया गया है, और ये कोई मान लेते हैं कोई यहाँ पर कोई ऐसे करके कोई एक वेक्टर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। सो दिस इज वेक्टर ए, सो दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, ठीक है। तो ये तुम्हारा वेक्टर बी है, तो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, सपोज दैट, ठीक है। हाँ, ये तुम्हारा वेक्टर ए है और ये तुम्हारा वेक्टर बी है, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं कि अगर हमें इन दोनों को ऐड करना है, मान लेते हैं कि हमें इन दोनों को अगर ऐड करना है, तो क्या होगा कि इसकी ये वाला जो हिस्सा होता है ना, इसको बोलते हैं हेड, क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हेड, ठीक है। और इसका ये वाला जो हिस्सा होता है इसे हम लोग बोलते हैं टेल, क्या बोलते हैं, टेल का मतलब होता है पूंछ, और ये होता है सिर। तो किसी एक वेक्टर का हेड दूसरे वाले वेक्टर के टेल से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो हम लोग कैसे करते हैं, इसके तुम्हारे दो मेथड्स होते हैं, देखिएगा। तो नंबर वन, ये जो पहला वाला जो मेथड है वो है तुम्हारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। हाँ, तो जो पहला वाला जो लॉ है वो है तुम्हारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
ठीक है। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कहने का मतलब ये है कि त्रिभुज का सॉरी सदिशों का जोड़ने का त्रिभुज का नियम। इसमें हम लोग त्रिभुज बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, कैसे बनता है ये समझना है। तो क्या करते हैं कि हम लोग किसी एक वेक्टर का, जैसे एक वेक्टर का जो हेड होता है ना, उसको हम लोग जोड़ देते हैं किससे, उसको हम लोग जोड़ देते हैं टेल से, दूसरे वाले से। हेड, पहले वाले का हेड, पहले वाले का हेड, ठीक है ना, प्लस और टेल दूसरे वाली की, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये हमारा होता है तरीका, याद रखिएगा इसको। तो सपोज दैट इसका सिंपल सा तरीका कुछ इसी तरीके का है, जैसे हमने इस वेक्टर को ले लिया, ठीक है, हाँ, मैंने इस वेक्टर को ऐसे, अरे हाँ, इस ये वेक्टर तुम्हारा आ गया, और बाद में तुम्हारा हमने ये दूसरा वाला वेक्टर भी ऐसे करके ले लिया, ऐसे करके। सपोज दैट कुछ इस तरीके से हमने ये वाला वेक्टर ले लिया, सपोज दैट ऐसे करके हमने इसको यूं करके जोड़ दिया, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने ऐसे करके इसको जोड़ा, तो एक्चुअली में इसके वाले हेड, इसके वाले टेल से ऐसे करके, ठीक है, हाँ, इसके वाले टेल से ऐसे करके हमने यहाँ पर ऐसे करके जोड़ दिया, ठीक है। तो जब हम लोग इसको इससे जोड़ देते हैं, तो ये वाला जो वेक्टर होता है, ये वाला जो वेक्टर होता है, ये होता है तुम्हारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है ना, हाँ, ये वाला जो वेक्टर हुआ ये है तुम्हारा ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। सो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, ये तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो तुम्हारी कुछ इस तरीके से हो जाती है, ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। मगर याद रखिएगा ये जो वेक्टर होता है ऐसे इस तरीके से हम लोग जब इस वेक्टर को सॉल्व करते हैं, तो आप डायरेक्टली मत समझिएगा कि एक ट्रायंगल की लेंथ ए है, एक इसकी बी है, तो इसकी ए प्लस बी हो जाएगी। नहीं, ये ट्रायंगल सिर्फ शेप में दिख रहा है, ये डायरेक्शंस का एडिशन भी इसी में हो रहा है, तो इसीलिए ये डायरेक्शंस का एडिशन इसमें इंक्लूडेड है, या ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। पहले मैं बहुत कंफ्यूज होता था व्हेन आई स्टडीड फर्स्ट टाइम द वेक्टर्स, देन तो मैं इसमें बहुत कंफ्यूज था, यार ऐसे कैसे हो गया ये चीज़। मगर बाद में हमको ये चीज़ ज्ञान हुआ कि अगर वेक्टर ए दिया हुआ है 2i प्लस 3j, और वेक्टर बी दिया हुआ है मान लीजिए 3i प्लस 4j, तो दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे ना, उसके बाद किसी पेपर पे कार्टेशियन प्लेन पे अगर हम कोई वेक्टर बना लें ऐसे ऐसे करके, उसके बाद उनके हेड को जोड़ेंगे ना, तो उसकी लेंथ उतनी ही आएगी जितनी इस तरीके से निकल के आएगी, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक तरीका हो गया। और उसके बाद में हम लोग देखें दूसरा जो तुम्हारा तरीका है, वो है तुम्हारा पैरेललोग्राम, ठीक है ना। तो पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का मतलब समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, हाँ। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। मतलब सदिशों को जोड़ने का समांतर चतुर्भुज का नियम, सदिशों को जोड़ने का समांतर चतुर्भुज का नियम। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअली में समांतर चतुर्भुज बनता है कैसे, इसमें दोनों वेक्टर्स के पूंछ को जोड़ दिया जाता है, मतलब टेल को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे जोड़ते हैं हम लोग, तो इसमें हम लोग जोड़ते हैं टेल 1 प्लस टेल 2, ठीक है ना, हाँ, टेल 1 प्लस टेल 2, इस तरीके से हम लोग इसे जोड़ देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, मान लेते हैं जैसे इस तरीके से एक वेक्टर तुम्हारा यहाँ पर ऐसे करके दिया हुआ है, ऐसे करके, और एक वेक्टर मान लेते हैं तुम्हारा ऐसे करके ये दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला वेक्टर तुम्हारा ए है इस तरीके से, और ये वाला वेक्टर है तुम्हारा बी, ठीक है ना। वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लोग सिंपली लिखते हैं तो इंग्लिश लेटर की, इसी इंग्लिश लेटर को सिर्फ सिंपल लिख देते हैं, तो वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, मतलब उसके परिमाण के बारे में बताने लगता है। जब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो सिंपल ए लिख देंगे, तो वो उसके मैग्नीट्यूड को बताने लगता है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे तरीके होते हैं इस तरीके से। अच्छा, दूसरी चीज़, हाँ, ये तुम्हारा वेक्टर बी हो गया और ये तुम्हारा वेक्टर ए हो गया। अब हमें कैलकुलेट करना है ए प्लस बी, तो हम लोग क्या करेंगे समझिएगा। हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग पैरेललोग्राम बनाते हैं सबसे पहली चीज़, तो देखिएगा। तो इसको ऐसे करके उठा लेते हैं यूं करके यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, और इसको हम लोग इस तरीके से ऐसे करके यहाँ पर ऐसे करके उठा लेते हैं, मतलब टेल ए प्लस टेल बी, दोनों की टेल्स को हम लोग इस तरीके से जोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे वो आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग
इसकी लंबाई के बराबर की एक लाइन यहाँ पर ऐसे करके खींचेंगे, इसको उठा करके हम लोग यहाँ पर ऐसे करके पटक देंगे, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ से यहाँ बराबर हम लोग एक लाइन ऐसे करके खींचेंगे, उसके बाद में हम इसको उठा करके यहाँ पर ऐसे करके पटक देंगे। तो जो तुम्हारा ये बन के आया है शेप, इसी शेप को हम लोग बोलते हैं क्या, दिस इज व्हाट, दिस इज इसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, ये बोलते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। हाँ ठीक है। तो इसको हम लोग ये बोल देते हैं ऐसे करके, ठीक है। हाँ, इसको हम लोग ऐसे करके ये बोलते हैं। ठीक, चलिए, तो ये तुम्हारा हो जाता है रिजल्टेंट। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। हाँ, ये तुम्हारा रिजल्टेंट हो जाता है ऐसे करके, ठीक है। मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है तुम्हारा थीटा। मान लेते हैं इन दोनों के बीच का एंगल तुम्हारा थीटा है। तब उस केस में इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, सपोज दैट। तो हम उस केस में क्या करते हैं, मेरी बात को समझिएगा ज़रा ध्यान से, गौर से, ठीक है। तो हम उस केस में इसको थोड़ा सा आगे की ओर ऐसे करके बढ़ा देते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या कर लेते हैं ऐसे करके, हाँ ऐसे करके हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ पर डाल देते हैं ऐसे करके, ठीक है। इस तरीके से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया। अच्छा, ये वाला जो तुम्हारा वेक्टर है ये तो वेक्टर ए है, ठीक है ना। ये तुम्हारा वेक्टर बी है। इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तुम्हारा बी है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तुम्हारा ए है। मगर इसका यहाँ पर ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी तुम्हारा थीटा ही होगा। और यहाँ से ये वाली जो लेंथ होगी वो तुम्हारी कितनी हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ वाली लेंथ तुम्हारी बी है, ठीक है ना। ये लेंथ तुम्हारी बी है, ऐसे करके याद रखिए, इसको बी बोले हुए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वाली जो लेंथ आएगी निकल करके, ये आ जाएगी तुम्हारी बी कॉस थीटा, ठीक है ना, बी कॉस थीटा। और ये वाली जो लेंथ निकल करके आएगी ये आ जाएगी बी साइन थीटा, ये आ जाएगी बी साइन थीटा, ठीक है ना। हाँ, इसको हम लोग बोलेंगे बी साइन थीटा, इस तरीके से समझिएगा। ये तुम्हारी बी साइन थीटा हो गई, ठीक है। अब आप सिंपली अगर आप देखें तो ये वाला जो तुम्हारा एक जो ट्रेंगल दिख रहा है, मतलब ये वाला देखना जरा ध्यान से, हम यहाँ पर इसको हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये वाला जो ट्रेंगल दिख रहा है ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रेंगल है ऐसे करके, ठीक है ना। इस राइट एंगल ट्रेंगल को जरा ध्यान से देखो, हम लोगों को ये वाला कर्ण निकालना है, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। और ये प्लस ये का है ना, इस तरीके से। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा देंगे तो फटाक से हमारा आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आर का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आर स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ, ये हो गया, प्लस तुम्हारा ये हो गया बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ, प्लस तुम्हारा बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस तुम्हारा बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस तुम्हारा बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको खोलते हैं पूरा पूरा, जब हम लोग इसको ओपन करेंगे तो ये तुम्हारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। आई होप सो कि आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रहा होगा पहले से, ठीक है। तो ये तुम्हारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाता है। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ठीक, ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का आ गया, ठीक है। अगर हम तुमसे बात करें, अगर हम तुमसे बात करें ऐसे करके, ठीक है। हाँ, अगर हम तुमसे ऐसे करके बात करें कि ये वाला जो तुम्हारा एंगल है फाई, ये वाला एंगल निकालो, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। जो रिजल्टेंट होता है उसकी डायरेक्शन दोनों वेक्टर्स से बनाने वाले एंगल को बता करके दी जाती है। हम बोल देते हैं, कोई पूछता है कि आर की डायरेक्शन क्या है, तो हम बोल देते हैं वेक्टर ए से एंटी क्लॉकवाइज इतने डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम लोग यहाँ से ऐसे करके लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट,
तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है ना। हाँ, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट डालते हैं। तो देखिएगा tan phi हम लोग लिखेंगे, ये हम लोग लिखेंगे tan phi, ठीक है। तो tan phi दिस विल बी इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग फाई बराबर अगर हम लोग निकाल लें, हाँ, तो ये तुम्हारा इतना हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है ना। हाँ, तो ये तुम्हारा ऐसे 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 करके इतना हो जाएगा, यूं करके यूं करके, ठीक है ना। ये तुम्हारा आंसर आ जाता है। सो दिस इज द डायरेक्शन, सो दिस इज द डायरेक्शन। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको फटाक से। सो इसको हम लोग बोलते हैं, ये तुम्हारी डायरेक्शन है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको ऐसे करके, है ना, फटाक से नोट कर लीजिए। हाँ, ऐसे करके। चलिए, तो ऐसे करके हम लोग बताते हैं ये डायरेक्शंस के बारे में। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और हाँ, ये इसका मैग्नीट्यूड इतना था और इसका मैग्नीट्यूड ए था, ठीक है। ये तुम्हारा वेक्टर था, वेक्टर ए, और ये तुम्हारा वेक्टर बी था, ठीक। और वो वेक्टर तुम्हारा आर था। आई होप सो एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट का, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होने की ज़रूरत है इसमें। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, चलिए नोट कर लीजिए इसको इस तरीके से। चलिए, तो ये तो रहा, ठीक है। किसी को कोई डाउट होने की कोई संभावना नहीं बनती है। उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोगों को सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हम्म, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हमने निकाल ली रिजल्टेंट की, एवरीथिंग सारी चीज़ें। ये थोड़ा सा हो सकता है कट रहा हो आपकी स्क्रीन से, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ऐसे करके, है ना। हाँ, चलिए अब आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर होकर दिख रही होंगी आप लोगों को, ठीक है। हाँ, तो ये तो रहा तुम्हारा वेक्टर का एडिशन, की वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं। तो ये वेक्टर के एडिशन है, इससे हम लोग वेक्टर के डायरेक्शन और वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इस पर हम बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस करवाएंगे आप सभी लोगों को, और बहुत अच्छे लगेंगे आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन, तो हमारा आ जाता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन भी एक तरीके का एडिशन ही होता है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कहने का मतलब सदिशों का घटाना, ठीक है। हाँ, सदिशों का आपस में घटाना मतलब घटना। तो कैसे होगा वो चीज़, जरा ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं जैसे कि सपोज दैट तुम्हारा एक वेक्टर ये है, सपोज दैट एक वेक्टर तुम्हारा ये है, ऐसे करके, ठीक है ना। हाँ, एक वेक्टर ऐसे करके है, एक वेक्टर तुम्हारा ऐसे करके है। सो ये वेक्टर हो गया तुम्हारा ए, एंड दिस वेक्टर इज वेक्टर बी, ठीक है। हाँ, तो ये वेक्टर तुम्हारा ए हो गया, मगर ये वेक्टर तुम्हारा बी हो गया। अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग कह रहे हैं कि फाइंड ए माइनस बी, और इसको हम लोगों को ड्रॉ करना है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि जो हम लोग जब इसको
ए माइनस बी करेंगे तो एक नया वेक्टर निकल करके आएगा, और मान लेते हैं सपोज दैट वो है वेक्टर सी। सपोज दैट मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है। मान लिया कि जब हमने एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर को घटाया तो एक नया वेक्टर निकल करके आया वेक्टर सी। तो उस केस में हम लोगों को वेक्टर सी पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो जो होती है वो ये है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि वेक्टर एक, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी लिखा हुआ है। अब हम लोग जैसे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वेक्टर ए प्लस ऑफ माइनस वेक्टर बी, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। हमने एडिशन किया है नेगेटिव वाले वेक्टर को, तो वो हो गया। अच्छा, तो ये क्या है, दिस इज द अपोजिट वेक्टर ऑफ वेक्टर बी, ठीक है ना। सो दिस इज द अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर ऑफ वेक्टर बी, ठीक है ना। हाँ, तो ये तुम्हारा वेक्टर बी का अपोजिट है, ठीक है ना। ये वेक्टर बी का अपोजिट है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे देखिएगा। तो उस केस में हम लोग ऐसे करके ये करेंगे, फॉर एग्जांपल देखिएगा, ये तुम्हारे ऐसे ऐसे करके हमने यहाँ पर ये ले आए, ठीक है। अब जैसे ये वेक्टर है तुम्हारा, इसका हम अपोजिट वेक्टर बना लेंगे ऐसे करके, ठीक है। हाँ, इसका हम अपोजिट वेक्टर ऐसे ऐसे करके बना लेंगे यूं करके, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका अपोजिट वेक्टर बना लिया। ये वेक्टर तुम्हारा क्या है, बी, ठीक है ना। ये वेक्टर तुम्हारा बी है, तो ये वाला जो वेक्टर तुम्हारा बन गया, ये तुम्हारा क्या बन गया, माइनस बी, ठीक है ना। हाँ, तो हमने क्या किया, हमने इसको हटा दिया यहाँ से, ऐसे करके तुम्हारा ये हो गया। सो दिस इज वेक्टर बी माइनस बी एंड दिस इज वेक्टर ए। अब हमारे पास में कह रहा है कि हमको ऐड करना है, तो यहाँ पर हमको इसके साथ में ऐड करना है। तो ऐड करना तो कितना इजी काम है, बस फिर हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने चुपचाप शांति से इसको ऐसे करके ऐसे कर दिया। इसके हेड से मैंने इसको ऐसे करके जोड़ दिया, ठीक है ना। हाँ, इसको हमने अरे हाँ, इसको हम ऐसे करके यहाँ पर ले आए यूं करके, ये तुम्हारा माइनस बी हो गया और ये वाला तुम्हारा ए वाला वेक्टर हो गया। तो इन दोनों को फिर बाद में मैंने ऐसे करके जोड़ दिया, इसका ये वाला तुम्हारा क्या आ गया, ए प्लस बी आ गया, ए प्लस माइनस बी, ठीक है ना। तो इसको हम लोगों ने ऐसे करके लिख दिया। सो दिस इज ए प्लस ऑफ माइनस बी, ए प्लस ऑफ माइनस बी, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये हो गया। आई होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा ऐसे करके इतना। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि जो सब्ट्रैक्शन होता है वो भी तुम्हारा एक प्रकार का एडिशन ही होता है, ठीक है ना। तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, है ना। तो इन सभी के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत तुम्हारे इजी हैं और कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, ठीक है ना। तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग करते हैं, कुछ एग्जांपल, ठीक है। हाँ, एग्जांपल्स, एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे रहते हैं जब हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि कोई एक वेक्टर दिया गया है, सपोज दैट कि जैसे एक वेक्टर तुम्हारा दिया गया है ए वेक्टर, ठीक है। आप लोगों को दिया गया है वेक्टर ए एंड दिस इज इक्वल टू 8i प्लस 6j, ठीक। इतना आपसे कहा गया है कि इसका मैग्नीट्यूड बताइए, ठीक है ना। कैलकुलेट इट्स मैग्नीट्यूड, कैलकुलेट इट्स मैग्नीट्यूड। कैलकुलेट इट्स मैग्नीट्यूड, हम लोग इसका मैग्नीट्यूड पता करना है, इसका परिमाण हमें पता करना है। तो इसका परिमाण कैसे पता करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कैसे पता करेंगे, वो देखिएगा जरा। तो हमने आपको बताया था कि ये जो लिखा हुआ है ना, ये इसमें से ये जो है ना, ये तुम्हारा ए एक्स लिखा हुआ है, मतलब ये तुम्हारा ए एक्स है, ठीक है ना। हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं ए एक्स, इस तरीके से, ठीक। दिस इज वेक्टर ए एक्स, और ये जो वेक्टर तुम्हारा लिखा हुआ है ये है वेक्टर ए वाई, ठीक है ना, ए वाई। तो हमने आपसे एक चीज़ कही थी कि जब ए का मैग्नीट्यूड अगर हम लोग निकालेंगे इस तरीके से, इसको ऐसे करके लिखा जाता है, ए के मैग्नीट्यूड को इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कुछ इस तरीके से ऐसे करके लिखते हैं, और हम लोग लिखते हैं स्क्वायर रूट के अंदर
ए एक्स का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब ए एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना, आई के कॉफिशेंट, या तो ऐसे कर सकते हो कि जो आई के साथ में जो कॉफिशेंट है इसका, जो कॉफिशेंट है इसका जैसे 8, यहाँ पर जो जे का कॉफिशेंट है तुम्हारा जैसे 6, ठीक है ना, जैसे 6, तो यहाँ पर हम लोग इनके स्क्वायर करते हैं, जैसे ये तुम्हारा हो जाएगा ए वाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ए वाई का होल स्क्वायर ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से ऐसे करके। तब आप एक चीज़ समझिएगा, तो ये हो गया तुम्हारा ऐसे करके ए एक्स मतलब 8 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस, और ये तुम्हारा हो गया 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, 6 का होल स्क्वायर। तो ये तुम्हारा हो जाता है जा करके अंडर रूट 64 प्लस 36, ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाता है अंडर रूट 100 एंड दिस विल बी इक्वल टू 10, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 10, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 10, ठीक है ना। ऐसे करके हम लोग इन चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। चलिए, तो नोट कर लीजिए इसको ऐसे करके। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग इनको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इस सेशन में हम लोग इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके आगे की चीज़ें कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी लोगों को सारी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।